हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। अगर आपने हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और देखें अच्छे अच्छे वीडियो और अपनी नॉलेज बढ़ाएं। तो आज हम क्लास 9th के लिए लेके आए हैं चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है बच्चों? यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व हो रहे हैं, घूम रहे हैं, वो सब एक फोर्स से बाइंड हैं। कोई फोर्स उनको बाइंड किए हुए है और वो एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं किसी फोर्स की वजह से। तो जो ये अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स या प्लैनेट्स, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। न्यूटन ने इसको डिस्क्राइब किया और बहुत सारे फिनोमेना इससे सॉल्व हो गए और वेरीफाइड हुए, उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे शुरू करते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंस हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं। तो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टू अदर ऑब्जेक्ट्स विद अ फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में जिनका मास m1 m2 है, जिनके बीच के डिस्टेंस r है, तो न्यूटन कहते हैं जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो किसके बराबर, किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो जो फोर्स है इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, मास कम होगा तो फोर्स कम होगी। और फोर्स किस पर डिपेंड करती है? इनके डिस्टेंस पर। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स होती है। कंबाइन करेंगे दोनों को तो आएगा फार्मूला F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे और फार्मूला बन जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनता है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। यहां जी क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, अब पहले यूनिट देखते हैं, तो जी किसके इक्वल हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर और मास की होती है केजी। तो केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर हो गया। ये इसकी यूनिट है। ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या यूनिट है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। बाय एक्सपेरिमेंट इसकी वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। फ्री फॉल क्या होता है? When any object fall towards the earth due to gravity is called free fall। जब कोई, जैसे मैंने ये पेन पकड़ा और इसको रिलीज कर दिया तो ये अपने आप मोशन में आ जाता है। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ सिर्फ ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ खिंचे, गिरे स्वतंत्र रूप से, फ्रीली, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। ये ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटी के कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है। ये एक्सेलरेट कर देती है किसी गिरते हुए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट गिर रहा है, इसके मोशन में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। ये किसके कारण होता है?
ग्रेविटी के कारण। तो जैसे हमने, अब इसको समझते हैं कि अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F इक्वल टू G MEM अपॉन R स्क्वायर। यहां पर क्या है, ME अर्थ के मास, ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है और डिस्टेंस है उसका R स्क्वायर। तो F इक्वल टू क्या होता है, MA मास, फोर्स इक्वल टू ME होता है। लेकिन यही एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी के कारण हो रहा है तो इसको G कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, G ME M अपॉन R स्क्वायर, M से M कट गया, ये ऑब्जेक्ट का मास है, तो G आ गया आपका GME अपॉन R स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता कितना है, इसकी वैल्यू रख दीजिए। G की वैल्यू कितनी थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg और इसकी रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर और स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, तो G की वैल्यू आई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G की जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये 9.8 से 10 के बीच में वेरी करती है, क्योंकि अर्थ कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, पहाड़ है, समुद्र है, तो वहां पर ये वेरी करती है। तो G की वैल्यू वेरी करती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू वेरी नहीं करती। ये कांस्टेंट है और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, इसकी नोट करिए इसको। अब समझते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। न्यूटन के फॉर्मूले अगर हम देखें, न्यूटन ने 3 फॉर्मूले दिए थे, V इक्वल टू U प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अगर ये मोशन के फॉर्मूले हैं। अगर ये मोशन ग्रेविटी के कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है, तब इसको कैसे यूज करेंगे। तो जो एक्सेलरेशन है ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जो डिस्टेंस है वो हाइट कंसीडर की जाएगी। तो इसका चेंज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू U प्लस GP, S इक्वल टू, S की जगह क्या हो जाएगा हाइट, H ऊपर, ग्रेविटी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ लगती है ग्रेविटी, तो H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। ये फॉर्मूला कब यूज करने हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो, यानी ऐसे डाउनवर्ड, और अगर अपवर्ड हो तब क्या होगा, तो G माइनस का लगेगा, तो यहां हो जाएगा V इक्वल टू U माइनस GT, H इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, और V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GH डाउनवर्ड, और ये अपवर्ड। ये गलत हो गया, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड। ऊपर से नीचे करें तब ये फॉर्मूला लगाना है, और जब नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट फेंका जाए या जाए तब ये फॉर्मूला लगाना है। नीचे आते समय प्लस का, और नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो माइनस का। ये यूज करने हैं, इनको नोट करिए।
अब पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है बच्चों? द फोर्स दैट कॉजेज द एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी moving along the circular path and is acting along the radius towards the center of the circular path is called centripetal force। centripetal force क्या है? ये सेंटर की तरफ लगती है। जैसे मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है तो मून पर जो फोर्स लग रही है वो अर्थ के सेंटर की तरफ है, मूव कर रहा है मून। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमा देती है। जैसे हम एक धागे में एक पत्थर बांधकर गोल गोल घुमाएं तो पत्थर घूमेगा चारों ओर, लेकिन जो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रही है उसको जो धागे की वजह से वो क्या होगी? सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ रखेगी उसको। अगर वो फोर्स हट जाती है तो पत्थर एकदम सीधा स्ट्रेट मोशन में चला जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन नोट कीजिए। अब पढ़ते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज ए परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है बच्चों? थ्रस्ट होती है, थ्रस्ट क्या है? फोर्स। फोर्स, थ्रस्ट क्या है? फोर्स। कितने एरिया पर यूनिट एरिया पर कितनी थ्रस्ट लग रही है इसको प्रेशर कहते हैं। थ्रस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? थ्रस्ट इनटू पर्टिकुलर डायरेक्शन। फोर्स क्या होता है? थ्रस्ट इनटू पर्टिकुलर डायरेक्शन। थ्रस्ट और फोर्स सेम है तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या इसको कहेंगे पास्कल। एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे अगर आप स्कूल बैग उठा रहे हो, अगर वो एक पतले तार से बना है बैग और उस तार को आप कंधे पे लटका करके जा रहे हो तो आपका कंधा कट जाएगा। और अगर उस पर चौड़ी पट्टी लगी हुई है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। जब फोर्स ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो वो हार्म नहीं करता। जैसे नाइफ है, अगर तेज धार है नाइफ की तो उसमें कम प्रेशर लगाने से ही चीजें कट जाती हैं। अगर उसकी धार शार्प नहीं है तो बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अब जैसे पेन है, अगर हम इससे किसी चीज को काटें नहीं कटेगा। अगर ये साइड में इसके एजेस शार्प हो जाएंगे आसानी से कट जाएगा। मीन्स क्या हुआ? अगर जहां पर फोर्स लग रही है कम एरिया है तो वो उसे काट देगा। जैसे हाथी का पैर नीचे से उसका एरिया ज्यादा होता है, अगर वो किसी के ऊपर रखेगा तो उतना नुकसान नहीं होगा, पैर अंदर नहीं घुसेगा। और अगर जैसे सैंडल है, पेंसिल हील सैंडल होते हैं, अगर वो पेंसिल हील सैंडल हील किसी के पैर पर रख दी जाए और 20 किलो की भी लड़की खड़ी हो जाए तो हील पैर में अंदर घुस जाती है। जबकि 2000 किलो का हाथी, 3000 किलो का हाथी पैर रखे तो घुसेगा नहीं। तो हाथी के पैर से उतना हार्म नहीं होगा जितना पेंसिल हील सैंडल से हो जाएगा। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? एरिया पर और फोर्स पर। इसको नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों पढ़ते हैं बायोइंसी। बायोइंसी क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में पार्शली या फुली इमर्स करते डुबोते हैं तो उस पर एक अपथ्रस्ट लगता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगती है। जैसे खाली कटोरी पानी पर रखना और उसे दबाना तो ऐसा लगेगा जैसे नीचे से कोई ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। बैलून फुलाना और उसे पानी में डुबोना तो नीचे से ऊपर की तरफ उसमें थ्रस्ट लगती है। तो
तो जो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लूइड के अंदर जो थ्रस्ट लगती है इसको कहते हैं बायोंसी, बायोंसी फोर्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है द प्रॉपर्टी ऑफ एनी फ्लूइड ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इमर्ज्ड पार्शियली और होली, पूरी तरह इनटू ए फ्लूइड इज कॉल्ड द बायोंसी फोर्स। ये अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करती है। जब कोई चीज पानी में डुबाई जाती है, फ्लूइड में डुबाई जाती है, ऐसे ही एयर में लाइट एयर ऊपर उठ जाती है, हैवी नीचे आ जाती है, क्योंकि जो लाइट चीज होती है उस पर अपवर्ड फोर्स लगता है, इसलिए ऊपर उठ जाती है। गैस के गुब्बारे ऊपर उड़ जाते हैं, हीलियम गैस से। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बायोंसी की। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी तो पानी में चीज डूब जाएगी, और बायोंसी ज्यादा होगी तो तैर जाएगी। अपवर्ड थ्रस्ट, ऊपर की तरफ जो बायोंसी लग रही है, बायोन फोर्स लग रही है, अपवर्ड थ्रस्ट डेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। डेंसिटी ज्यादा होगी फ्लूइड से, चीज डूब जाएगी। डेंसिटी फ्लूइड से कम होगी तो तैर जाएगी। तो अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स के एनजी क्या है? वेट इसके इक्वल होता है। अगर हम इसको मास को इस तरह देखें, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर यहां मास और डेंसिटी में रिलेशन निकालें तो क्या आएगा? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और मास की वैल्यू यहां रखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये अपवर्ड थ्रस्ट हो जाती है PVG, जहां U क्या है? अपवर्ड थ्रस्ट, M मास है, V वॉल्यूम है, और P इसकी डेंसिटी है। अब पढ़ते हैं बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में पार्शियली या फुली इमर्ज किया जाए तो उसमें अपथ्रस्ट लगता है, और ये अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है? किसी बॉडी के इमर्ज करने पर, पानी में डुबोने पर या किसी फ्लूइड में डुबोने पर जो उसकी बॉडी जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करती है, उस डिस्प्लेस का जो वेट होता है दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अगर हटाया हुआ फ्लूइड या पानी किसी अपथ्रस्ट से ज्यादा है तो वो तैर जाएगी, और हटाया हुआ पानी कम है उसका वेट तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। इसी प्रिंसिपल पर सारे शिप्स, बोट्स बनती हैं, क्योंकि शिप्स में अंदर का हिस्सा होलो होता है, और जब वो पानी में रखा जाता है तो उससे पानी डिस्प्लेस होता है, और पानी का वेट उतना, पानी जितना डिस्प्लेस होता है उसका वेट उस शिप से या बोट से कहीं ज्यादा होता है। इस वजह से वो चीज डूबती नहीं है, तैरती रहती है। यही प्रिंसिपल है, इसका एप्लीकेशन है इस प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहते हैं? When a body is immersed partially or completely in a fluid, it experiences an upthrust or buoyant force, which is equal to the weight of the fluid displaced by the body. Weight is decreased. अब देखो इसके पॉइंट्स क्या हैं? Weight is decreased of body due to the buoyant force. जो buoyant force लगती है डूबती हुई चीज में, उसकी वजह से वेट उसका डिक्रीज हो जाता है फ्लूइड के अंदर। अपथ्रस्ट कितनी होती है? अपथ्रस्ट इक्वल होती है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट को जब फ्लूइड में इमर्ज किया जाएगा, डुबाया जाएगा, तो उससे जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, हटता है, वो चीज डुबाते हैं तो कुछ चीजें, पानी हटता है ना साइड में, तो जो हटा हुआ पानी है उसका वेट जितना है
दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अगर ऑब्जेक्ट के वेट से डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट ज्यादा है तो चीज तैर जाएगी, फ्लोट करेगी। दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट और इक्वल टू होती है वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। अपथ्रस्ट कितनी होती है, हवा में उसका वेट लीजिए, और वेट ऑफ द बॉडी इन फ्लूइड, फ्लूइड में वेट लीजिए। मैंने आपको लैब में एक्सपेरिमेंट कराया था ये कि जब किसी चीज को डुबोते हैं तो वो थोड़ी हल्की लगती है, तो हल्की कितनी लगी, हवा में उसका वेट लीजिए और पानी में वेट लीजिए, माइनस कर दीजिए, कितनी अपथ्रस्ट है फाइंड आउट हो जाती है। एक्यूरेट वेट क्या है, कितना होता है, ये होता है वेट ऑफ द बॉडी माइनस अपथ्रस्ट। पानी के अंदर उसका एक्यूरेट वेट कितना लगेगा, तो उसकी बॉडी के वेट में से अपथ्रस्ट को माइनस कर दीजिए, एक्यूरेट वेट लगेगा। अनुमानित, एक्चुअल नहीं होगा, पानी डूबने के बाद उसका एक्चुअल वेट नहीं आता। एक्चुअल वेट कब आएगा कि जब उसको एयर में पहले वेट करिए, फिर पानी में उसका वेट करिए, माइनस करिए, एयर के वेट में से वाटर में जो वेट किया है, फिर उसका एक्यूरेट वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात नोट करिए और वीडियो को एक बार फिर रिवाइज करके देख लेना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन क्या है, कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे शिप्स एंड सबमरीन्स आर डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। शिप्स, सबमरीन्स, बोट्स, ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस्ड हैं। दूसरा है हाइड्रोमीटर आर यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड लैक्टोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क, बोथ आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये सारी चीजें आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, इनके अनुसार ही बनाई जाती हैं। अब पढ़ते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, दो डेंसिटी का रेशियो, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द, या डेंसिटी लिखने को रह गया, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, वेट of the substance in air, loss in weight of the substance in water, अगर क्वेश्चन आता है तो। या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, mass of the substance of any volume, mass of the water in the same volume, तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है। इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि जो डेंसिटी की यूनिट है तो यूनिट से यूनिट कट जाएगी, कोई यूनिट, इसकी यूनिट नहीं आती है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। रिलेटिव डेंसिटी निकालने के ये तीन फॉर्मूले हैं, और ये तीन फॉर्मूले आप दिमाग में रखिए, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सॉल्व हो जाएगा। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस कुछ पॉइंट्स हैं जो सामने लिखे हैं। द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल ऑब्जेक्ट अस टू द अर्थ। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट on an object of mass m due to acceleration due to gravity। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इंपॉर्टेंस हैं, और इन सारी चीजों को डिफाइन तब कर सके जब न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया। ठीक है,
तो ये चीज नोट करिए। इतना करने के बाद इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए दोबारा से। वीडियो कुछ फास्ट बनाया गया है क्योंकि टाइम बहुत कम था और बच्चों की डिमांड थी कि फटाफट इसका वीडियो दें, तो बहुत फास्ट तरीके से थोड़ा वीडियो बनाया गया है इसको, और इसको रिवाइंड करके देखेंगे सारी चीज समझ में आ जाएगी। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। इसके बाद के वीडियो में इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस देंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।